ये सीक्वेंस है डीएनए। एडेनिन इस तरह से सीक्वेंस है AUG GTT। सपोज दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड जिस पे क्या बनना है, ट्रांसक्रिप्शन बनना है। ये ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या बन रहा है यहाँ पर, mRNA। जो mRNA यहाँ पर एंजाइम काम करेगा वो करेगा RNA पॉलीमरेज में, और वो RNA पॉलीमरेज DNA पॉलीमरेज का सप्लीमेंट होगा, DNA पे काम करने वाला है। इसी हिसाब से एडेनिन के सामने थायमिन, बट RNA इसलिए यूरेसिल, यूरेसिल के साथ एडेनिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, एडेनिन के सामने थायमिन के साथ यूरेसिल, फिर यूरेसिल के सामने एडेनिन, साइटोसिन साइटोसिन, एडेनिन एडेनिन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, कंफ्यूज मत हो इस पर। दूसरा, यदि मैं डीएनए पॉलीमराइजेशन की बात करूं, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन क्या होती है, 3' to 5' ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, बट न्यूली mRNA बनता है वो 5' to 3' बनता है, ये ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करें रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है, डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड के स्पाइक्स खुलते हैं, रेप्लिकेशन साइट बनती है। एक हो गया बेसिकली दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड होंगे, दिस इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड, जिसमें बनने वाला न्यूली डीएनए ओकाजाकी फ्रैगमेंट से जुड़ेगा, यानी ओकाजाकी फ्रैगमेंट में। दिस इज द साइट ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, दिस इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड, दिस इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड, दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड। और लीडिंग स्ट्रैंड के अंदर है वो रैपिडली होने वाला प्रोसेस। यहाँ पर जो डीएनए बन रहा है वो इस तरह से फ्रैगमेंट्स में बन रहा है, क्योंकि जितना हमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स है वो एटीपी के रिप्लेसमेंट में काम करते हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का बनना, जुड़ना और एटीपी, ये तीनों एक्टिवेशन के वर्क हैं, साथ साथ नहीं हो सकते, इसलिए ये सारे फ्रैगमेंट्स में जुड़ेंगे। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे जुड़ रहा है वो फ्रैगमेंट्स, इस तरह से जुड़ता है। तो यहाँ जो फ्रैगमेंट काम कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज, वो इस साइड पे काम कर रहा है और पीछे की तरफ बंद कर रहा है। यहाँ डीएनए फ्रैगमेंट इस जगह पे जुड़ रहा है और आगे की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पर ATGC 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 ये सीक्वेंस है। तो जो डीएनए रेप्लिकेट होगा वो इसका ही कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री होने के साथ साथ वो इसके साथ में ही बाइंडिंग करेगा। दैट विल बी थायमिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन, थायमिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन, थायमिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन, क्योंकि इसके साथ में इसको चिपकना है, इसके साथ में जुड़ करके ये स्ट्रेंथ बनानी है। ठीक है, बट यहाँ पर जो स्ट्रेंथ जुड़ेगा वो कैसे होगा, सपोज कीजिए ये इसका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये स्ट्रेंथ इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ पर ये का स्ट्रेंथ यहाँ पर होगा, ये बनेगा यहाँ पर ATGC ATGC ATGC। ठीक है, इस तरह से एक ही डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे, जिसमें एक आर्म पुराना होगा स्ट्रैंड और दूसरा आर्म नया होगा न्यू। ये पुराना स्ट्रैंड हो गया, दिस इज न्यू स्ट्रैंड। ठीक, इस हिसाब से दिस इज कॉल्ड पेरेंटल डीएनए, फ्रैंड, this is newly DNA strand. This side parental DNA strand, और जो एक बन रहा है न्यूली DNA strand, this is called newly DNA strand.
newly DNA strand in both sides. That's why this process called semi-conservative. जो नया DNA बना है उसको क्या बोलेंगे? जो नया न्यूली डायनो, दिस इज कॉल्ड डॉटर DNA. जिसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल है, दूसरा न्यूली है. दिस इज ऑल्सो है डॉटर DNA स्ट्रैंड. ठीक है. Such like this process we can understand the DNA replication. तो DNA replication यहाँ पर है, वो बन रहा है, राइट. एक तो स्पेशली यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड के ऊपर हो रहा है, बाकी दूसरी स्ट्रैंड DNA की है वो नॉनसेंस स्ट्रैंड होगी. दिस इज कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड. यहाँ पर दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड पे हो रहा है, एक पे डिसकंटिन्यूस, बिकॉज यहाँ पर जो जितने भी न्यूली न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में जुड़ रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओकाज़की फ्रेगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड. दिस इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड. तो इस हिसाब से रेप्लिकेशन के स्पेशलाइजेशन देखें तो क्या हो गया स्पेशलाइजेशन. दिस प्रोसेस इज सेमी कंजर्वेटिव. दिस इज बायडायरेक्शनल मेथड and also related to continuous. This is continuous formation of the DNA strand and discontinuous formation of the DNA strand. This is called discontinuous formation replication. यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लगा रहा हूँ, ध्यान देना इस पर. व्हाट इज प्रूफ रीडिंग? प्रूफ रीडिंग इज द प्रोसेस टू रेक्टिफाई द न्यूली DNA. नए DNA को रेक्टिफाई करने का तरीका है रॉन्ग, इन विच द प्रूफ रीडिंग इज द प्रूफिंग मीन्स रेक्टिफिकेशन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड DNA, वेयर फ्रॉम wrong nucleotide will be terminated by the help of enzymes. कुछ स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम DNA polymerase third ये काम करता है कि wrongly जुड़े हुए न्यूक्लियोटाइड्स को वो यहाँ से बाहर निकाल देगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग. दिस इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग, राइट. Discontinuous, why this is discontinuous? Because the newly DNA strand on the lagging strand just formed in a fragments form. These are the fragments discovered by a scientist that called Okazaki. That's why it is called discontinuous stranding formation lagging strand, and these fragments are called Okazaki fragments. Is that nucleic acids? There are different two types of nucleic acid. DNA are two types: single strand DNA and double strand DNA. Second means RNA, ribose nucleic acid, single strand RNA and double strand RNA. ठीक है. सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर DNA. DNA जेनेटिकल मटेरियल की बात कर रहे हैं अपन, और जेनेटिकल मटेरियल क्या होता है? ऑलवेज डबल स्ट्रैंड DNA होता है. ये क्रोमोसोम जनरली क्रोमेटिन फॉर्म में रहता है. दिस इज क्रोमेटिन नेटवर्क फॉर्म. जब सेल डिवीजन करना होता है उस वक्त ये लिटरली कंडेंस होकर किस फॉर्म में आ जाता है? क्रोमोसोम्स फॉर्म. और क्रोमोसोम्स के अंदर बेसिकली क्या चीज है? यदि मैं इन दोनों की कंपोजिशन की बात करूं तो कंपोनेंट्स के अंदर क्या आ रहा है? कंपोनेंट्स के अंदर आ रहा है बेसिकली अवर न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट थ्री कंपोनेंट्स. फर्स्ट नंबर DNA, सेकंड नंबर हिस्टोन प्रोटीन, थर्ड नंबर नॉन हिस्टोन प्रोटीन. इन हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की जो नेचर होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है और बेसिक इन नेचर होता है. बेसिक नेचर. जो DNA होता है वो क्या होता है? नेगेटिव इन चार्ज, एसिडिक इन नेचर. इस तरह से नेगेटिव चार्ज एसिडिक नेचर DNA coiled upon the positive charge basic nature histone and non-histone proteins making a DNA packaging. This is called DNA packaging. Technical term of the DNA packaging also known as nucleotide
न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स के अंदर दो कंपोनेंट्स पोर्शन होते हैं। फर्स्ट है कोर पार्टिकल एंड सेकेंड इज लिंकर डीएनए। देखिए डीएनए पैकेजिंग की बात करें तो टोटल इसके अंदर कितनी होती है? टोटल 5 हिस्टोन प्रोटीन। 5 हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन सी है देखिए, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, पर टोटल 5 हिस्टोन प्रोटीन। ये मैं बात कर रहा हूं टाइप्स की। टोटल नंबर की बात करूंगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वन न्यूक्लियोसोम। वन न्यूक्लियोसोम मतलब एक कोर पार्टिकल और एक लिंकर डीएनए की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन न्यूक्लियोटाइड्स इज 8 + 1 = 9 नंबर। कैसे होगा देखिए, कोर पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इनके नेम की बात करें तो यहां पर H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। ये इसको बोल सकते हैं हम ऑक्टोमर। दिस इज कॉल्ड कोर पार्टिकल, ऑक्टोमर। और इस ऑक्टोमर के ऊपर क्या होते हैं? ऑक्टोबर पे होता है डीएनए फिलामेंट। डीएनए फिलामेंट इस तरह, ये डीएनए फिलामेंट्स हैं वहां पर डबल हेलिकल फॉर्म में होता है, इस तरह से रोटेट करता है, डबल टैग। ठीक है, इस तरह से जो डीएनए फिलामेंट्स यहाँ पर रोटेट कर रहा है वो दूसरे कोर पार्टिकल से भी जुड़ा होगा। लाइक दिस, दूसरा कोर पार्टिकल्स भी ऐसे बना देंगे आप। सेकेंड नंबर कोर पार्टिकल एज इट इज H2A, H2A, दो मॉलिक्यूल हो गए। H2B, H2B, ये दो मॉलिक्यूल हो गए। H3, H3, H4, H4। ठीक है, अब ये दो ऑक्टामर्स को, ये एक ऑक्टामर, ये सेकंड ऑक्टामर, इस पर डीएनए स्पाइरल जुड़ा हुआ है, तो यहां पर जोड़ने का काम यहां पर ऐसे हो रहा है। दिस इज बिलोंगिंग टू अगेन लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से जुड़ा होगा। तो यहां पर एक डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन और जुड़ती है और उस हिस्टोन प्रोटीन का नाम है H1। सो कोर पार्टिकल, दिस इज कोर पार्टिकल, दिस इज लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए दोनों मिलकर के वन कोर पार्टिकल, वन लिंकर डीएनए इज इक्वल टू 1 न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इस हिसाब से इसमें कितने हो गए देखिए, H2A इंटू 2, H2B इंटू 2, H3 इंटू 2, H4 इंटू 2। मॉलिक्यूल कितने हो गए देखिए इनके, 2 molecules of H2A, 2 molecules of H2B, 2 molecules of H3, 2 molecules of H4. This is called 0,8. So this is called, यहाँ पर देखा जाए तो बेसिकली इस कोर पार्टिकल्स में क्या क्या चीज आ गई। एक तो हो गया ऑक्टोमर, इसको बोलते हैं ऑक्टोमा, जो 8 हिस्टोन प्रोटीन, तो वैरायटी 4 टाइप्स की बनी होती है ऑक्टोमर। और दिस इज कॉल्ड डीएनए फिलामेंट, डीएनए स्ट्रैंड। यहाँ डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड नंबर अलग है, यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड अलग है। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? 2 मीटर लंबी। वो 2 मीटर लंबी डीएनए, यदि मैं बात करूं, एक डीएनए की बात करूं तो हमारे एक सेल के अंदर कई डीएनए हैं। वो एक डीएनए की लंबाई है वो 2 मीटर है, तो वो 2 मीटर का जो पैकेजिंग है वो इस तरह से बनता है। इस तरह से मैं यदि न्यूक्लियोसोम की बात करूं, 1 न्यूक्लियोसोम की जगह 6 न्यूक्लियोसोम में यदि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं
6 न्यूक्लियोसोम मल्टीप्लाई कर दूं तो इस कंडीशन के अंदर ये बन जाता है सोलेनॉइड। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म सोलेनॉइड। सोलेनॉइड जहाँ जब से ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में होता है उसको हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं, जब सिंपल फॉर्म में होता है उससे यूक्रोमेटिन कहते हैं। यूक्रोमेटिन जेनेटिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और हेटेरोक्रोमेटिन जेनेटिकली कम इंपॉर्टेंस है। जबकि देखा जाए तो हेटेरोक्रोमेटिन डार्क स्टैंड है, यूक्रोमेटिन है वो लाइट स्टैंड है। यूक्रोमेटिन जेनेटिकली इंपॉर्टेंस रखता है, जीन्स यानी जेनेटिकली एनहेंस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यूक्रोमेटिन टू मेंटेन द स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोइड, और ये जो सोलेनॉइड और न्यूक्लियोसोम्स की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो टोटल लेंथ ऑफ लाइक दिस वी कैन सी द टोटल लेंथ, जो टोटल लेंथ है यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखते हैं टोटल लेंथ ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। एक डीएनए की टोटल लेंथ की बात करें तो अप्रॉक्स 20 मीटर लंबी, इतनी बड़ी मीटर की जो लंबाई है वो यहां पर हो। वन लूप इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर। डायमीटर ऑफ वन डीएनए मॉलिक्यूल इज 20 एंगस्ट्रॉम और 2.0 नैनोमीटर। 2.0 नैनोमीटर। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस, दो न्यूक्लियोटाइड वन न्यूक्लियोटाइड एंड सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। सपोज कीजिए न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, इस हिसाब से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। उस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर टोटल नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड किसी सेल में बता दिए जाएंगे आपको। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेल्स में बताने के बाद आपको पूछा जाएगा कि बेसिकली उसकी लेंथ कितनी है, डीएनए की लेंथ कितनी है। तो डीएनए की लेंथ हम पूछ सकते हैं इसमें। सपोज कीजिए 20,000 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स हैं, 20,000, तो हर एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो इस हिसाब से आप कंपेयर कर लेंगे। वन लूप की जो लंबाई होती है उसके अंदर ध्यान रखना, यहाँ पर टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 10 बेस पेयर और 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर, 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी डीएनए की पूरी टोटल लेंथ, डीएनए के अंदर नंबर्स ऑफ बेस पेयर बता दी जाए, इतने नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं, उस हिसाब से एक लूप के बीच की लंबाई कितनी होगी, टोटल नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे वो हम मालूम कर सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिया भी है आपके वर्कशीट के अंदर। जानवी दिया हुआ ना, जानवी दिया था ना एक। ठीक है, सपोज कीजिए हमारी पूरे टोटल, सपोज का एग्जैक्ट डेटा है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स हैं हमारे टोटल डीएनए में। 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स, 9 बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर्स हैं? ठीक है, हर दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर। इस हिसाब से टोटल जो हमारी लेंथ हो जाती है वो कितनी हो जाती है, अप्रॉक्स 20 मीटर लेंथ हो जाएगी हमारी मीटर की पूरी 20 लेंथ। यदि आप इसको मल्टीप्लाई मीटर से कर रहे हैं तो आपको मीटर करने के बाद में यहाँ पर मीटर, इसकी जगह पर मीटर लेना पड़ेगा, यहाँ पर 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से हमारे टोटल डीएनए की लंबाई 2.0 मीटर, जिससे इससे भी कम छोटी साइज हमारे न्यूक्लियस की होती है। बावजूद इसके हमारा ये डीएनए इसमें एडजस्ट कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ डीएनए पैकेजिंग, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड सोलेनॉइड की वजह से हो रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ और फ्रेडरिक एंड ग्रिफिथ ने कहा था कि बेसिकली एसिस्टेंस हैं वो निमोनिया के जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर निमोनिया करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो R-स्टेन होते हैं वो बॉडी के अंदर निमोनिया करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं। इस हिसाब से दो तरह के बैक्टीरिया हो गए। वायरुलेंट बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो बेसिकली निमोनिया क्रिएट कर रहे हैं, और नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया वो है जो निमोनिया क्रिएट नहीं करते।
तो इस हिसाब से यदि मैं किसी भी बॉडी के अंदर यदि वायरुलेंट टाइप के निमोनी बैक्टीरिया पहुंचा दूं तो वो माइस है वो मर जाएगा। किसकी वजह से मर जाएगा? वो निमोनिया होने की वजह से मर जाएगा। बट उसकी बॉडी से निकाल करके यदि उन वायरुलेंट टाइप के बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया है तो इनएक्टिव हो जाएगा। वो इनएक्टिव होने की पोजीशन के अंदर अब वो निमोनिया क्रिएट नहीं करेगा, बट जो नॉन वायरुलेंट टाइप के बैक्टीरिया उनको कन्वर्ट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, कल इसके बाद में अपने जेनेटिकल मटेरियल डीएनए की बात कर ही ली थी। हर्शे और चेस्ट नंबर साइंटिस्ट ने ये बताया कि बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर डीएनए और उसका प्रोटीन, उन दोनों में से डीएनए है वो जेनेटिकल मटेरियल है, बिकॉज यही नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जिस पे वो पैथोजेनिक अटैक कर रहा है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है बैक्टीरियो वायरस, तो बैक्टीरियोफेज अपने डीएनए को वहां पे एंटर करवाता है, न बल्कि प्रोटीन कैप्सिड को। So protein capsid is not a genetical material of bacteriophage. That DNA is genetical material which is present in bacteriophage virus. वायरस में मौजूद है। आरएनए बेसिकली इनिशियली देखा जाता है, तो अब आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाए कि डीएनए बना या आरएनए बना है, तो आरएनए सबसे पहले ध्यान रखना कि आरएनए सबसे पहले बनाया। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोई न्यूक्लिक एसिड है तो वो आरएनए ही है। आरएनए और डीएनए की कंपोजिशन के अंदर एक बेसिक डिफरेंस ये है, डीएनए में एक चार्गॉफ लो लगता है। चार्गॉफ लो क्या है कि बेसिकली जितने एडेनिन उतने थायमिन होने जरूरी है, और जितने ग्वानिन है उतने साइटोसिन होने के लिए जरूरी है। यानी कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड बिना पेयरिंग के नहीं रह सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जितने एक स्ट्रैंड के अंदर जितने भी नाइट्रोजन बेसिस है उनकी पेयरिंग होनी जरूरी है। चार्गॉफ लो के अकॉर्डिंग एडेनिन प्लस थायमिन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को 1 से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, बट आरएनए के टॉपिक के अंदर ये चीज लागू नहीं होगी, तो चार्गॉफ लो कभी भी आरएनए में नहीं लगता है। ध्यान रखना इस बात का, आरएनए में नहीं लगेगा। स्पेशली इस तरह के वायरस जिनमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है वो भी चार्गॉफ लो को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चार्गॉफ लो उन चीजों के लिए डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए है, बिकॉज द नंबर ऑफ टोटल एडेनिन विल रिमेन टू इक्वल टू द नंबर ऑफ थायमिन। तो एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन साइटोसिन का हमेशा रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, नेवर चेंज। दिस इज कॉल्ड राइट। आरएनए की बात कर रहे हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर है वो 2 टाइप का है। यदि ऑल ओवर यदि हम लिविंग ऑर्गन्स की बात करें तो देयर आर डिफरेंट 2 टाइप्स ऑफ आरएनए। फर्स्ट नंबर जेनेटिकल आरएनए, सेकंड नंबर नॉन जेनेटिकल आरएनए। जेनेटिकल आरएनए वायरस में होता है, इसके अलावा कहीं पे भी मौजूद नहीं है। नॉन जेनेटिकल जो आरएनए होता है वो देयर आर डिफरेंट 5 टाइप्स। नंबर 1 मैसेंजर आरएनए, नंबर 2 टीआरएनए, नंबर 3 एमआरएनए, नंबर 4 एचएनआरएनए, नंबर 5 एसएनआरएनए। 3 नंबर टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड आरआरएनए। ये तीनों किससे रिलेटेड है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है। जबकि 2 जो बच चुके हैं, एचएनआरएनए और सेकेंड इन एसएनआरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस में कुछ स्मॉल साइट्स आरएनए भी होते हैं जो कंपेयरिंग और पैकेजिंग बनाने में हेल्प करने का काम कर रहे हैं। और जो दूसरा है एचएनआरएनए, दिस इज ए इनएक्टिव एमआरएनए पोजीशन। अब आ जाएं अपन डीएनए रेप्लिकेशंस की। अभी हमने डीएनए रेप्लिकेशंस पे सेमी कंजर्वेटिव जो प्रोसेस हैं उसको प्रैक्टिकलाइज करके मेसेल्सन एंड स्टेहॉल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये चीज क्लियर की गई थी कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की बात करें तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के एक ही फिलामेंट पे होता है जिसे सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। सेंस स्ट्रैंड के ऊपर जिस जगह पर ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन फोर्क बोला जाता है। जो एमआरएनए बन जाता है मैसेंजर आरएनए, व्हाट इज मैसेंजर आरएनए? मैसेंजर आरएनए इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डीएनए जेनेटिकल कोड टू express in a result of protein formation. So mRNA जेनेटिकल कोड्स को रिप्रेजेंट करता है। किसके कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है? डीएनए को। किस लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस का। मतलब डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना मतलब जेनेटिकल कोड्स को ट्रांसफर करना साइटोप्लाज्मा में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। So what is transcription? The formation of RNA, exactly mRNA, messenger RNA. The process of formation of messenger RNA, this process called transcription.
प्रोकैरियोट्स में ये डायरेक्टली होता है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा में कोई कंपार्टमेंट नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद में तुरंत है वो ट्रांसलेशन, दोनों प्रोसेस फास्टली हो रहे हैं विदाउट एनी मेकिंग टाइम ऑफ डिस्टर्बेंस, राइट। बट इन अ यूकैरियोट्स, पहली बात तो यूकैरियोट्स में डीएनए के एक ही जगह पर रेप्लिकेशन नहीं होता, कई जगह पर होता है, तो रेप्लिकेशन फोर्क बनते हैं, वो रेप्लिकेशन बबल्स होते हैं। ये रेप्लिकेशन जो बबल्स होते हैं बेसिकली वो वहां पर जो होने वाला प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन है वो ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्ट नहीं करता है, इनडायरेक्ट करता है। मतलब डीएनए से एमआरएनए बन रहा है पर एमआरएनए इनएक्टिव फॉर्म में बन रहा है, उस इनएक्टिव फॉर्म एमआरएनए को कहते हैं एचएनआरएनए, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। ये हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए में एक्सोन के साथ एंट्रोन्स भी होते हैं, एक्सोन के साथ एंट्रोन्स भी होते हैं। एक्सोन और एंट्रोन्स दोनों की उस एमआरएनए पर जो पोजीशन होती है उसको एचएनआरएनए कहते हैं। तो एचएनआरएनए पे जितने भी जीन्स होते हैं उन्हें स्प्लिटेड जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लिटेड जीन्स। तो एक प्रोसेस के थ्रू जिसमें एचएनआरएनए को एमआरएनए में, इनएक्टिव एमआरएनए को एक्टिव एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को बोलेंगे स्प्लाइसिंग, राइट। अब एमआरएनए बन चुका है, एमआरएनए का काम क्या है? साइटोप्लाज्मा में राइबोसोम को जाकर के मैसेज करना, पर जेनेटिकल कोड है उनको ट्रांसफर किया जा रहा है, किस पर? राइबोसोम पर। राइबोसोम क्या कर रहा है? द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्या हुआ? एमआरएनए, एमआरएनए पे क्या जुड़ा? राइबोसोम। राइबोसोम पर कौन ट्रांसफर कर रहा है अमीनो एसिड्स को? भाई प्रोटीन की रॉ मटेरियल क्या हुआ? अमीनो एसिड। उनको ट्रांसफर कौन कर रहा है? टीआरएनए। यहाँ पे 3 का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। एमआरएनए पे क्या जुड़ रहा है? राइबोसोम। राइबोसोम का फॉर्मेशन किसने किया है? आरआरएनए। और ट्रांसफर आरएनए क्या कर रहा है? अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर कर रहा है। इस तरह से एमआरएनए की वन एंड से लास्ट एंड तक बार बार इस तरह से जुड़ता चला जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्म हो जाता है। हमारे टोटल 64 कोडॉन्स हैं, उनमें से 61 कोडॉन्स ही रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। These 61 total numbers of genetical code or codons called sense codon. Rest of 3, only 3. So 3 are stop codons because they never code for any amino acid. किसी भी amino acid को एक्सप्रेस नहीं करते। mRNA पर जो फर्स्ट नंबर का जो भी जेनेटिकल कोड होता है वो मेथियोनिन को रिप्रेजेंट करता है, AUG. That's why this is the dual nature of genetical code. Always 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए हमें टोटल 64 कोडॉन्स की जरूरत होती है, बट उनमें से सब जो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, 4 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ट्रिपलेट फॉर्म में बनता है। दैट्स कॉल्ड ट्रिपलेट कोडॉन्स, राइट। ट्रिपलेट कोडॉन्स में वन कोड हमेशा वन अमीनो एसिड को ही कोड करता है, पर कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि एक से ज्यादा कोडॉन्स भी एक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एक कोडॉन एक से ज्यादा को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मैं बात करूं AUG, AUG ड्यूल नेचर में है। तो इस तरह से यूनिवर्सल फॉर्म क्या होता है? जेनेटिकल कोड बैक्टीरिया से लेकर के हायर टाइप लिविंग ऑर्गन्स लाइक ह्यूमन बींग्स के अंदर जेनेटिकल एक्सप्रेशन एक टाइप का करते हैं, कोई डिफरेंस इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट और लास्ट बात करें अपन ऑपरॉन। ऑपरेन क्या है? ऑपरेन इज द कंपोजिट फॉर्म ऑफ द यूनिट्स ऑफ जीन। सारे जीन मिलकर के कंपोजिट यूनिट फॉर्म बनाते हैं, द यूनिट फॉर्म ऑफ वेरियस काइंड ऑफ जीन्स दैट एक्सप्रेस that help to express any genes that called operon, that's given by the scientist जैकब एंड मोनार्ड, राइट। इस जैकब और मोनार्ड के थ्रू जो मतलब यदि कोई भी ऑपरॉन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें आई जीन होता है, एक ओ जीन होता है, एक पी जीन होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है। आई जीन रिप्रेशर बनाने का काम कर रहा है जो इनएक्टिव टाइप की प्रोटीन होती है। पी प्रोमोटर जीन है जो आरएनए पॉलीमरेज को स्पेस प्रोवाइड करता है। पी इज प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर जरूरी है एक्सप्रेशन के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन है वो पास करता है या पैसेज प्रोवाइड करता है जिससे उस ऑपरेटर जीन पे जुड़े हुए आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसफर करके स्ट्रक्चरल जीन पे जाया जा सके। स्ट्रक्चरल जीन स्पेसिफिक टाइप के कोड्स होते हैं जिनको रीड करके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। ऑपरेन दो टाइप के होते हैं, इंड्यूसर प्रोटीन एंड सप्रेसर प्रोटीन। इंड्यूसर प्रोटीन कोई एक्सटर्नल टाइप का सब्सटेंस जब ऑपरेन को एक्टिव करने का काम करे, लाइक लैक्टोज शुगर, तो लैक ऑपरेन कहते हैं। लैक ऑपरेन के अंदर तीन ही टाइप के स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, जेड वाई ए, ठीक है। इस तरह से लैक्टोज शुगर जब जब होगी तब तक
वो लैकोप्रेन है वो एक्टिव होकर के एक्सप्रेशन करता रहेगा, बट उनमें से कोई एक बाय प्रोडक्ट लाइक बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नेगेटिव फीडबैक करते हुए ग्लूकोज लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में। तो इस तरह से जो स्विच ऑन ऑपरेन था वो ऑफ हो जाता है। जब एक्सटर्नल कोई भी एक सब्सटेंसेस उस ऑपरेन को स्विच ऑफ करने का काम करे तो उसको इनहिबिटर और सप्रेसर टाइप का कहते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक तरह का यूज प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जीन्स है उनके फंक्शन, लोकेशन और उनके प्रॉपर्टीज को जाया जा सके। इससे एडवांटेज ये मिले कि जो जेनेटिकली इनहेरिटेंस होने वाली बीमारियां हैं उनके बारे में फोरकास्टिंग की जा सके, पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सके, किसी तरह का डेटा कलेक्ट किए जा सकते, डेटा बेस तैयार किए जा सकते। दिस आर द ऑल रिलेटेड एस्पेक्ट्स। इज दैट क्लियर? चैप्टर नंबर 6, इज दैट क्लियर? और एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पर मैं टॉपिक लिख रहा हूं VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट। ये वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट 9 से लेकर के 10% तक का डीएनए टोटल पोर्शन होता है, जो अब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है तो कभी भी चेंज नहीं होता। बेसिकली ये यूनिक और आइडेंटिकल होता है फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिक और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूनिकसिटी होने की वजह से इसको VNTR को डिस्कवर किया जाता है किसी भी डीएनए सैंपल में से। दिस इज प्रोसेस कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। So what is the basic behind the DNA fingerprinting? To find out the VNTR identical sequence in a given DNA sample. ये बैंड्स में नजर आता है, डार्क बैंड्स में नजर आता है। जब एक्सरे प्लेट पर डार्क बैंड्स नजर आएंगे, बेसिकली दो अलग अलग डीएनए सैंपल्स को आप मैच कर रहे हो तो डार्क स्पेस नजर आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों एक ही बॉडी के सैंपल्स हैं।